हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट पे। मैं हूं विमल और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वो पढ़ने वाले हैं। और मेरे हिसाब से इस वन शॉट में आपका ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। आई होप इस पूरे वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिएगा वो डाउट, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सवाल आता है कि ह्यूमन आई हमारा ऑर्गन है। ठीक है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है ह्यूमन आई। ठीक है, और इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई कि ह्यूमन आई जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो ये सब मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपको एक इमेज डिस्प्ले होगी जिसमें क्या बना पड़ा होगा, एक डायग्राम बना पड़ा होगा ह्यूमन आई का, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेटिना, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो आई का वो पार्ट जहां पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ह्यूमन आई का वो पार्ट जहां पे इमेज फॉर्म होती है, अभी आपको डायग्राम में भी शो होगा रेटिना क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई का वो पार्ट जहां पे इमेज फॉर्म करता है, जो हमारे ये आईज का जो लेंस होता है जहां पे वो इमेज फॉर्म करता है, दैट पार्ट इज नोन एज रेटिना, या फिर उस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं जिसपे इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट आते हैं सीलरी मसल्स। सो चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। ठीक है, तो सीलरी मसल्स हमारी एक मसल्स होती हैं जो यहाँ आई लेंस के पास लगी होती है, उन मसल्स को हम बोलते हैं सीलरी मसल्स। और इनका काम क्या होता है, ये एडजस्ट करती है किसको, आई लेंस की थिकनेस को। ठीक है, ये क्या करती है, चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस की थिकनेस को क्या करती है, चेंज करती है, जिस वजह से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो एग्जैक्टली स्क्रीन पे ऑब्टेन हो, यानी कि रेटिना पे ऑब्टेन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। तो आई लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस होता है जो हमारे यूज होता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। तो एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो हमारे आउटवर्ड मतलब कुछ इस तरीके से बल्ज हो रही होती है। अगर हमारा ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से है, कुछ छी गलत डायग्राम बन गया, वो कितना गंदा डायग्राम बन गया, कुछ इस तरीके से हमारी ह्यूमन आई होती है। ठीक है, तो इसका जो आउटर एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। जो ये बल्जिंग आउटवर्ड करते हुए एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे लेंस के आगे, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइरिस। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्किन कॉल्ड आइरिस। तो इस कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है, जो आपको शायद डायग्राम में भी दिख रही होगी। तो इस डार्क फ्लैशी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्यूपिल। इट इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जो कभी अचानक से लाइट आ रही होती है हमारी आंखों पे, तो हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं, ये अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक बॉल्स होती है, ये काफी छोटी हो जाती है। सो वही ये कह रहा है कि इज द ओपनिंग एंड चेंजिंग डायमीटर ऑफ सेंटर ऑफ आइरिस। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली आइरिस का डायमीटर चेंज करता है, जिसकी वजह से वो प्यूपिल क्या होता है, छोटा या बड़ा हो जाता है। यानी ये जो समझ रहे हो ना, ये जिन्हें कंचे बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, वो उसको कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो वो अगर मतलब बहुत ज्यादा फोकस, मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो रही होती है तो हमारी आंखें बहुत छोटी हो जाती हैं, और अगर कुछ अलग ही देखना होता है, कुछ बड़ा सा अचानक से चौंक जाते हैं, तो वो अचानक से आंखें खुल जाती है ना, पूरी प्यूपल दबा के पूरा बढ़िया तरीके से खुल जाता है। तो वही चीज हमारा क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम किस पे, सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रेटिना पे। तो रेटिना की कुछ और इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन बड़ी कमाल की है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि रेटिना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, कि जो रेटिना होता है वो दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। सेल तो समझते हो ना, वो चैप्टर क्लास 9th में पढ़ के आए हो, कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वही वाले सेल की बात हो रही है। तो जो रेटिना होता है हमारा, जो ह्यूमन आई के अंदर जो रेटिना होता है, वो दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। वन इज रॉड सेल एंड द अदर वन इज कोन सेल। ठीक है, तो जो पहला टाइप का सेल होता है वो कौन सा होता है, रॉड सेल होता है, और दूसरे टाइप का जो सेल होता है दैट इज कोन सेल। ठीक है, अब रॉड सेल, अब दोनों सेल्स का काम भी होता होगा अलग अलग। भाई दो टाइप के सेल है तो दोनों का अलग अलग काम होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर एक सेल एक ही टाइप के काम करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग सेल एक ही टाइप के काम करते हैं। भाई अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शनिंग होती है। वही सेम चीज है कि जो पहला टाइप होता है दैट इज रॉड सेल। तो रॉड सेल का काम क्या होता है, ब्राइटनेस डिटेक्ट करना। ठीक है, कि कितनी ब्राइटनेस चाहिए हमें, एक्चुअल में क्या क्या नीड होगी, वो ब्राइटनेस को बेसिकली डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज
कौन सेल डिटेक्ट्स कलर, कि कलर को जो होता है, कलर जो होते हैं, ठीक है, कोई चीज कितनी ब्राइट है या कोई चीज का कलर एक्चुअल में क्या है, तो उस चीज को डिटेक्ट करने का काम क्या होता है, कौन सेल्स का होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, रिसर्च सेज दैट फीमेल हैड मोर कोन सेल्स, ठीक है, फीमेल हैड मोर कोन सेल्स देन अ मेल। अब आई होगी दिमाग में बात, ठीक है, कि कहने का मतलब क्या है कि जो रॉड से जो कोन सेल्स होती हैं वो क्या होती है फीमेल्स के अंदर कंपैरेटिव टू मेल, फीमेल्स के अंदर कोन सेल्स की जो क्वांटिटी होती है दैट इज वो ज्यादा होती है, ठीक है, जिस वजह से वो कलर्स का ज्यादा डिटेक्शन इजीली कर पाती है। इसलिए तुम लोग देखते होगे कि लड़कों का सिंपल होता है, भाई ये रेड है, हाँ तो ये रेड ही है, ठीक है, वो अलग अलग कलर नहीं बनाएंगे कि ये पिंक है तो हाँ ये पिंक ही है, उसका बेबी पिंक, डार्क पिंक, हार्ट पिंक, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। उनका फिक्स होता है कि ये चीज का कलर बस एक ही है, उनके अलग अलग शेड्स नहीं होते। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो लड़कियों के कलर्स में भी वेरिएंट होते हैं, तो उस चीज पे मत ध्यान देना, ठीक है, उसके उनके कौन सेल्स ज्यादा होते हैं, तो साइंटिफिकली वो ज्यादा कलर्स तुमसे ज्यादा जानती हैं, तो मान लिया करो लड़कों, समझ गए। सो गाइज अब देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, क्लास 10th का चैप्टर 9 याद है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, अगर नहीं देखा है वो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रमोशन। अब देखो कि कहने का मतलब क्या था, वहां पे रे डायग्राम्स है, ठीक है, रे डायग्राम्स का भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, जाके देख सकते हो। अगेन प्रमोशन। अब ध्यान दो कि वहां पे जो रे डायग्राम्स है, सो वहां पे क्या होता था, लेंस वाले रे डायग्राम से याद करो कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करते थे तो इमेज का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होता था। भाई याद है ना कि देखो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहां फॉर्म होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, F1 पे है, तो इधर इमेज किस पे फॉर्म होती थी, 2F2 पे, 2F1 पे है तो 2F2 पे फॉर्म होती थी इमेज, ठीक है, ये हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते थे, ठीक है, किसके बीच में ले आए, अब 2F2 और F1 के बीच में, तो अब जो इमेज होती थी वो कहां चली जाती थी, बियॉन्ड 2F2, है ना भाई, यही होता था ना, मैं एक अजम्पशनरी वो बता रहा हूं वो वाला केस, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को छेड़ा, इमेज का डिस्टेंस भी छिड़ जाता था, है ना। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो ये है ह्यूमन आई, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा रेटिना जो होता है वो फिक्स होता है, भाई स्क्रीन, रेटिना क्या है, हमारा स्क्रीन है, तो स्क्रीन हमारी फिक्स हो गई। वहां पे क्या था, स्क्रीन को हम चेंज करते थे इमेज फॉर्म करने के लिए रे डायग्राम्स में। अब यहाँ पे स्क्रीन हमारी रेटिना जो है वो फिक्स हो गई, तो अब स्क्रीन फिक्स हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट तो क्या है कि अगर हम यहाँ मतलब अज्यूम कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, तो इस पे मैं ध्यान दे रहा हूं तो अब भी इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हो रही है, और अगर ये मैं थोड़ा दूर रखूं इस ऑब्जेक्ट को, कुछ इस तरीके से देखूं, तो अब भी मेरी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, रेटिना पे हो रही है, यानी मेरा इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्क्रीन का डिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा, रे डायग्राम्स, क्योंकि अब हमारा आई का लेंस है वो भी क्या है, एक डबल कन्वेक्स लेंस ही है, तो वही बात कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होने पे हमारे इमेज डिस्टेंस पे फर्क क्यों नहीं पड़ता, दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन से क्या होता है, देखो ये कैपेसिटी होती है किसकी, आई लेंस की। सो द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई, द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, कि वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, जिस वजह से वो इमेज जो होती है वो हर बार कहां फॉर्म होती है, एग्जैक्टली एट रेटिना, ठीक है। सो द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसी जरूरत वैसा वो अपने आप को उस हिसाब से अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है, जिस वजह से इमेज जो होती है वो हर बार रेटिना पे फॉर्म होती है। इस पावर ऑफ आईज लेंस को बोलते हैं क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आप लोगों को पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर होगा। एक बार देखिए कि अगर लेंस कैसा होता है, थिन लेंस इंक्रीजेस फोकल लेंथ, तो अगर लेंस कैसा है, थिन है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है तो अब वो क्या करेगा, लेंस को थिन कर देगा, पतला कर देगा, तो जैसे ही लेंस थिन हो जाएगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिस वजह से वो दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज भी एग्जैक्टली किस पे फॉर्म कर पाएगा, रेटिना पे फॉर्म कर पाएगा। और अगर किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस दौरान हमारी आईज जो हमारा लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जिस वजह से वो पास के ऑब्जेक्ट की इमेज कहां फॉर्म करेगा, रेटिना पे फॉर्म करेगा। अच्छा एक चीज और कि अगर ध्यान दोगे, अगर कोई पास के ऑब्जेक्ट पे तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो पीछे की चीजें जो होती है वो ब्लर दिखाई देती हैं। ये आप लोग पेंसिल लेके भी कर सकते हो कि अगर हाथ में एक पेंसिल लिया और अगर हम इस पेंसिल या पेन पे फोकस कर रहे हैं तो इसके पीछे की जो चीजें हैं वो सारी ब्लर दिखेंगी। ये इसी वजह से होता है क्योंकि पीछे की चीजों पे तब हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा आई लेंस
लेंस जो होता है वो फोकस नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो एडजस्ट होकर इसी मार्कर को देख रही होती है जिसकी इमेज एक्जैक्टली रेटिना पे बनती है। और अगर मैं बाकी चीजों को देख रहा हूं तो मुझे ये ब्लर दिखेगा। ये चीज आप कर सकते हो अभी बैठे बैठे भी, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम की हेल्प से ये वही चीज है कि अगर यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है और इमेज डिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे स्क्रीन हमने लगा दी। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर क्या होता है, अब एक ऑब्जेक्ट मान लो ये रहा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा साइमल्टेनियसली ये रहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा और तो इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या है, v ही है। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा दिया तो भी हमारा इमेज डिस्टेंस कितना है, v ही है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिससे ह्यूमन आई लेंस क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इमेज एक्जैक्टली कहां फॉर्म करता है, रेटिना पे फॉर्म करता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई एट द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक नंबर का सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर। गाइस अब ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के ऊपर चलते हैं कि आईज के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सो मेजरली हमें 3 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज मायोपिया, सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो बिना देरी के सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं, दैट इज मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, हमारे क्लियर होते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, यानी हमें आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बड़ी ही आसानी से विजिबल होंगे। लेकिन वहीं जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, अनक्लियर होते हैं। याद रख लेना, इसमें उल्टा होता है कि नियर साइटेडनेस, इसका जो नेम है, इसके नेम नियर साइटेडनेस की वजह से लोग यही सोच लेते हैं कि मायोपिया के अंदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, जबकि उल्टा होता है कि जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो डायग्राम से देखो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स, इसको बाद में देखना, पहले देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में क्या है, ये हमारा आई लेंस है, यहाँ पे जो पास में ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रेज गई, आई लेंस पे पड़ी, इसने कन्वर्ज किया, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गई। ये हो गया हमारा क्या, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का डायग्राम। यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आई लेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब फार अवे ऑब्जेक्ट्स पे आओ। तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, अब ध्यान दो, फार अवे ऑब्जेक्ट है तो रेज कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए रेज इन्फिनिटी से आई, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, रेज पैरेलल आई, इसने अभी भी कन्वर्ज किया, लेकिन इसकी जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी थी वो थोड़ी ज्यादा हो गई, जिस वजह से अब क्या हुआ, इमेज कहां हो गई, थोड़ी आगे फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म होनी थी, उसने थोड़ा पहले कन्वर्ज कर दिया, तो इस वजह से इमेज फॉर्म यहां होनी थी, लेकिन इमेज फॉर्म कहां हो गई, थोड़ा आगे हो गई, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। याद रख लेना कि एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि मायोपिया वाले डिफेक्ट के अंदर इमेज जो होती है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है या रेटिना के आगे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि ये रेज को पहले कन्वर्ट कर देगा और इस वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के आगे फॉर्म होती है। इस वजह से फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, क्योंकि इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब देखो करेक्शन के लिए, ठीक है, फॉर करेक्शन। सो करेक्शन के लिए क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, एक कनकेव लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं, यानी कि चश्मे जो लगाएंगे हम वो कनकेव वाले लगाएंगे, ठीक है। अब कनकेव वाले कौन से होते हैं अभी देख लोगे आगे 2 मिनट, या फिर तुम लोग देख के भी आए हो किसमें, लाइट में, ठीक है। कमेंट करो बताओ, ठीक है, कि कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। ये चीज पढ़ के आए हो ना, मैंने ही पढ़ाई होगी तुम लोगों को, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जाके देखो, बताओ जल्दी, नहीं तो हाँ कमेंट कर दो, बताओ कि कनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, बिना देखे, पहले ही बता रहा हूँ। अब ध्यान दो कि अब करेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमने कनकेव लेंस लगाया, कनकेव लेंस जैसे ही लगाया अब क्या हुआ, रेज पैरेलल आई, अब क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। कनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसने रेज को डाइवर्ज कर दिया। रेज पहले से ही ठीक आ रही थी, इसने डाइवर्ज कर दिया। जैसे ही इसने रेज को डाइवर्ज किया, रेज डाइवर्ज होने की वजह से कनकेव लेंस पे पड़ी, और कनकेव लेंस का काम क्या था, कन्वर्ज करने का, तो उसने और सही प्रॉपरली कन्वर्ज किया। मतलब पहले वो ऑलरेडी थोड़ी कन्वर्ज होकर आ रही थी तो उसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, अब ये इसने थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, तो अब वो कन्वर्ज करेगा तो वो एग्जैक्टली कहां पे फॉर्म हो जाती है, इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। देखो फॉर करेक्शन टेक कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। करेक्शन के लिए हमें क्या लेनी होगी, एक सूटेबल फोकल लेंथ का लेंस लेना होगा, कौन सा, कनकेव लेंस लेना होगा। फर्स्टली देखो
फर्स्टली कंकेव लेंस डाइवर्जेस एंड देन, अब देखो पहले क्या होगा, कंकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा रेज को, और उसके बाद देन इट कन्वर्जेस बाय आई लेंस, तो बाद में क्या होगा, जो आईज के अंदर जो कन्वेक्स लेंस लगा है वो क्या करेगा, इन रेज को कन्वर्ट कर देगा और एग्जैक्टली इमेज कहां फॉर्म करेगा, हमारी रेटिना के ऊपर फॉर्म करेगा। ठीक है, सो पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव। तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया ना, मुझे पता है तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, तो लेंस का पावर कैसा होता है, नेगेटिव होता है कंकेव लेंस का, यानी कि तुमने देखा होगा कि मेरे दोस्त का -2 का चश्मा है, -1.5 का चश्मा है, तो इसका मतलब क्या है, समझ गए ना, उसे क्या है, मायोपिया है, समझ गए, तो नोट करो इसको। और एक चीज और कि इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस पे। अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि मायोपिया को जिस तरीके से नियर साइटेडनेस बोलते हैं, सो उस वाले केस में क्या होता था कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते थे वो क्लियरली विजिबल होते थे, जबकि फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो होते थे वो क्लियरली विजिबल नहीं होते थे। उसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया में जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, अनक्लियर होते हैं। सो वहां पे भी डाउट होता है, यहाँ पे भी डाउट होता है। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि मायोपिया की जगह पे हाइपरमेट्रोपिया मत लिख देना और हाइपरमेट्रोपिया की जगह पे मायोपिया मत लिख देना। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, समझ गए। अब ध्यान दो, फार अवे ऑब्जेक्ट्स, तो नियर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स एकदम साफ दृष्टि से दिखेंगे। ठीक है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनक्लियर होते हैं, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है अभी देखते हैं, पहले डायग्राम्स पे आते हैं। सो देखो, फार अवे ऑब्जेक्ट्स का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है कि रेज पैरेलल गई और यहां से ये क्या है, मीट करी और कन्वर्ट करके आ गई, फोकस मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज फॉर्म हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। अब आते हैं कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, रेज आई, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से कन्वर्ट किया, लेकिन कन्वर्ट जो किया वो देर से किया। ठीक है, थोड़ा जल्दी कन्वर्ट करना था ताकि इमेज रेटिना पे फॉर्म हो, लेकिन उसने थोड़ा लेट कन्वर्ट किया, जिस वजह से इमेज जो फॉर्म हुई वो रेटिना के पीछे फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, यानी कि इमेज जो बनी वो रेटिना के पिछले हिस्से पे बनी, और इसे क्या बोलते हैं, नियर, यहाँ पे क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। अब इसके लिए करेक्शन के लिए क्या है, फॉर करेक्शन कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, कि ऐसा कन्वेक्स लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, सूटेबल हो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो कि कन्वेक्स लेंस था, यहां से वो डाइवर्ज हो रही थी पहले से ही, तो वो थोड़ा लेट कन्वर्ट करा था, तो ये पहले वाले कन्वेक्स लेंस से क्या किया, और कन्वर्ट किया, जिस वजह से आगे वाला जो आई लेंस है उसने और कन्वर्ट किया, जिस वजह से एग्जैक्टली इमेज टाइम पे रेटिना पे फॉर्म हो गई। इतना क्लियर हुआ? हेलो भाई, ओ भाई साहब सो तो नहीं गए? क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया क्या हमारा इसका करेक्शन। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये चीज याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है दैट इज पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव भी होती है वैसे भी कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं प्रेसबायोपिया पे। सो प्रेसबायोपिया अगेन याद रख लो कि हाइपरमेट्रोपिया का एक स्पेशलाइज्ड केस को हम प्रेसबायोपिया कह रहे हैं। इस चीज को ऐसे समझना कि हाइपरमेट्रोपिया है और एक स्पेशल टाइप के हाइपरमेट्रोपिया को हम प्रेसबायोपिया कह रहे हैं। ठीक है, काफी क्योंकि अब देखो नॉर्मल एज में जब दूर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं या फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं, सॉरी मैं ही वो मिस्टेक कर रहा हूं जो मैंने तुमसे कहने को कह रहा था। ठीक है, सो वो एज, नॉर्मल एज में जब दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अगर यही सेम चीज अबव 40 वालों के लिए होने लग जाए कि 40 के ऊपर के जितने भी लोग हैं, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, सो इन एज अबव 40 के लोगों के लिए जब हाइपरमेट्रोपिया उन्हें होता है तो उसे हम स्पेशली क्या बोल देते हैं, प्रेसबायोपिया बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, दैट्स इट, बस, बाकी सब कोरी बकवास है। ठीक है, उस पर ध्यान ही मत दो कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स, प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर हो जाते हैं, यानी पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। वही सेम चीज जो हाइपरमेट्रोपिया में होती है। लेकिन ओल्ड एज अबव 40, वही सेम बात जो मैंने बताई तुम लोगों को कि 40 से ऊपर में अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसे प्रेसबायोपिया बोलते हैं, दैट्स इट, बात खत्म, इतना ही है ये। ठीक है, अब देखो कि ऐसा होता क्यों है, अब इसका रीजन क्या है। ठीक है, so muscles near the lens lose their ability to change the focal length। तो जो लेंस के पास की जो मसल्स होती हैं, और लेंस के पास एक ही टाइप की मसल होती है, कौन सी होती है, अभी बताया था,
कमेंट में टाइप करो फटाफट जल्दी, ठीक है। तो वो मसल्स क्या कर देती हैं, अपनी एबिलिटी को लूज कर देती हैं अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है। वो मसल्स जो आई लेंस के पास होती हैं, जो क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कर देती हैं, वो उस एबिलिटी को लूज कर देती हैं। और वो मसल्स कौन सी होती हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। और अगर तूने नहीं बताया थप्पड़ लगा दे अपने आप को। मैं अब क्या करूं, मैं आ तो सकता नहीं हूं ठीक है। नियर पॉइंट्स 25 सेंटीमीटर। तो आज जो पास का जो पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर जो जनरली होता है वो शिफ्ट हो जाता है फार्दर फ्रॉम आई, तो वो बढ़ जाता है, यानी वो 30 हो जाता है या 32 हो जाता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। करेक्शन के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, प्रेस बायोपिया, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। गाइस अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। एक बात और कि इन दोनों टॉपिक में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। या कई बार स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्पर्जन ऑफ लाइट में लिखे आते हैं और कई बार डिस्पर्जन ऑफ लाइट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लिखे आते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरसेक्टिंग विद पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मीडियम, ठीक है। कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि फिनोमेना ऑफ लाइट जिसके जब किसी एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल्स से स्ट्राइक करने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर डाउन हो जाती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई देखो क्या हुआ कि मान लो ये एयर ही है, ठीक है। और यहां से जैसे ही हमने लाइट या टॉर्च कुछ भी ऑन किया तो अब क्या हुआ, लाइट चली आगे जाके एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल से स्ट्राइक करी और डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई फंडा नहीं था। अब ध्यान दो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना इनटू कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी फॉर कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म होता है हमारा कांच का एक ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कांच का होता है पूरा, ग्लास का, ठीक है। तो एक प्रिज्म लिया और इसके ऊपर हमने व्हाइट लाइट डाली। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट डाली, स्ट्रेट व्हाइट लाइट की जो एक बीम थी वो स्ट्रेट गई, और अब जैसे ये इसके अंदर गई तो अब क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स। अब ये क्या हुआ, अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट गया, जिससे वो मिलके बनी थी, जिससे व्हाइट लाइट मिलके बनी थी उस कंपोनेंट्स में टूट गई ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी, अलग अलग बेंडिंग एबिलिटी कलर्स की जो होती है, ये अलग अलग कलर्स आएंगे, ठीक है। व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास की जाती है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपल शब्दों में समझो, अगर एक प्रिज्म में से मैं व्हाइट लाइट पास करता हूं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, वो 7 कलर्स में टूट जाती है, और वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। इस पूरे प्रोसेस को, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि एक व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म पे डाला, वो अपने 7 कलर्स के अंदर टूट गई। वो 7 कलर्स कौन से होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। भाई एक प्रिज्म लिया, उसके ऊपर व्हाइट लाइट मारी, अंदर गई, वहां डिफ्लेक्ट हुई, वहां पे वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्पर्स हुई, 7 कलर्स दे दिए उसने, और वो 7 कलर्स कौन से होंगे, विबग्योर होंगे। इन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये चीज याद रखना, स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर। याद करने की शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। डबल प्रिज्म इफेक्ट, तो ये न्यूटन्स का डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या होता है कि हमने एक प्रिज्म लिया और उसके ऊपर एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट डाली, ठीक है। और जैसे ही अब देखो, अभी मैंने बताया कि एक प्रिज्म के ऊपर अगर एक व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर्स में टूटी, तो वही 7 कलर्स में टूटी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने उस प्रिज्म के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और उसके बाद नेक्स्ट प्रिज्म जस्ट उसी के आगे लगा दिया। जैसे ही हमने नेक्स्ट प्रिज्म लगाया तो अब क्या देखा गया कि अब वो 7, भाई अब व्हाइट लाइट थी, 7 कलर्स में टूटी, अब वो 7 कलर्स हमने प्रिज्म में डाले और वापस से हमें क्या मिला, स्पॉट पे एक व्हाइट कलर, एक स्क्रीन पे एक व्हाइट स्पॉट मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट ये कहता है कि जिस तरीके से एक प्रिज्म के ऊपर अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, अगर हम एक प्रिज्म के ऊपर 7 कलर्स के कंपोनेंट की लाइट डालें, ठीक है, यानी कि वो जो 7 कलर्स हमें मिले हैं अगर वो हम डालें एक दूसरे उसके ऊपर, तो वो वापस से हमें क्या दे देगा, व्हाइट लाइट दे देगा। कहने का मतलब ये है, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने व्हाइट लाइट डाली तो ये 7 कलर्स में इस तरीके से टूट जाएगी, ठीक है। ये 7 नहीं हुई, मुझे बता गिन लेना, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक और प्रिज्म लें और इसके ऊपर हम अगर 7 मतलब वही 7 रेज डालें तो ये अब क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होके ये एक व्हाइट लाइट का स्पॉट दे देगी। कहने का मतलब ये था, दिस इज न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट।
तो गाइज अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी, डेंसर मीडियम से कहां, रेयरर मीडियम में। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि लाइट कहां ट्रेवल करेगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, देन द रिफ्रैक्टेड रे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग आउट अगेन गोज इनटू द सेम मीडियम, यानी कि बाहर निकलने की जगह उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाती है जो रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे इनटू द सेम मीडियम। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ध्यान दो क्या होता है, थ्योरी से तो कुछ समझ नहीं आया कि क्रिटिकल एंगल क्या हो गया और ये मतलब वापस उसी मीडियम में आ गई, ये सब मतलब इतनी सारी चीजें हो गई, तो ये चीज थोड़ी नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, उन सब के बारे में जानो। तो अभी ध्यान दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये डायग्राम देखना, पहले ध्यान से देखना। पहले तो कंडीशंस देख लो, दो कंडीशंस है, क्या है, पहली कंडीशन क्या है हमारी कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी कि लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, रेयरर से डेंसर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, याद रखना, ठीक है। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब आते हैं इस पे। पहले ये दो कंडीशंस याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही होगी, डेंसर टू रेयरर कर रही होगी, या फिर डेंसर टू रेयरर ही कर रही होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ध्यान दो, समझो, ये हो गई पूरी थ्योरेटिकल बात। अब प्रैक्टिकली समझो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किस बला को है। अब देखो, अब ध्यान देना, नॉर्मल प्रोसेस से सोचना, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस से जो लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही होती है, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। इतना क्लियर है, ये बात तो दिमाग में है कि भाई देखो, अगर रेयरर टू डेंसर जाती थी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती थी, लेकिन अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। तो अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो अब क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ, इस तरफ तो जाएगी नहीं, तो ऐसे ही जाएगी नॉर्मल से दूर जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरफ बेंड हुई, तो यहां देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हुआ, थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। ये पहले अच्छी समझ में आया कि डेंसर टू रेयरर जा रहे पे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो वही सेम चीज हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा, ठीक है भाई, वो और दूर होएगी फिर, ठीक है। अब मैंने जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो कायदे से देखो इस वाले केस में भी कायदे से जानी कुछ ऐसे चाहिए थी, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल की वजह से कुछ ऐसे गई। इस वाले केस में भी कायदे से जानी कुछ इस तरीके से चाहिए थी अगर नॉर्मल सेम मीडियम होता तो, लेकिन गई कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हुई। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दूं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दूं कि वो लाइन ऑफ सेपरेशन पे ही मीट करे, क्या, रिफ्रैक्टेड रे, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज कर दूं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो लाइन ऑफ सेपरेशन पे ही मर्ज कर जाए, इसे बोलते हैं क्या, गेजिंग इमर्जेंस। इसे क्या बोलते हैं, गेजिंग इमर्जेंस। इस केस को क्या बोलते हैं, गेजिंग इमर्जेंस। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि हमने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया जहां पे रिफ्रैक्टेड रे एग्जैक्टली लाइन ऑफ सेपरेशन पे आ गई, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। मेरे हिसाब से इतना क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे इस एंगल आई को ही एंगल सी बोलते हैं, इस एंगल आई को ही क्या बोलते हैं हम, एंगल सी बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहां पे क्या होता है, गेजिंग इमर्जेंस पॉसिबल होता है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो लाइन ऑफ सेपरेशन पे ही मर्ज करती है। 90 डिग्री का एंगल होता है रिफ्रैक्टेड एंगल इस केस में, तो इस केस में हम एंगल आई को ही एंगल सी बोलते हैं, और एंगल सी होता है हमारा क्या, क्रिटिकल एंगल। आई होप अब क्रिटिकल एंगल क्लियर है, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अभी तक मैं सिर्फ क्रिटिकल एंगल तक समझ में आया है ना। अब ध्यान दो, बस एक केस और है, इसमें इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो,
अब क्या हुआ कि अभी भी गैप था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं। तो और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे क्या होगा, वो नॉर्मल से और दूर जाएगा। भाई डेंसर टू रेयरर अभी भी जा रहा है, हर कंडीशन में याद रखना डेंसर टू रेयरर ही लेके गया हूं। तो डेंसर टू रेयरर ले जाने पे जब वो एक एंगल पे आने के बाद जब वो एग्जैक्टली लाइन ऑफ सेपरेशन पे आ रहा था, तो मैंने कहा मैं और एंगल बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही और एंगल बढ़ाया, वो बाहर जाने की जगह, भाई क्योंकि अब और कहां जाए, तो वो उसी मीडियम के अंदर वापस एंटर कर जाता है, उसी मीडियम के अंदर वापस एंटर कर जाता है। और इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस, कि वो बाहर नहीं गया, वापस उसी मीडियम के अंदर आ गया। और इस केस में जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ये चीज याद रखना। यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ लेकिन विदाउट द मिरर, रिफ्लेक्शन विदाउट मिरर, ठीक है। यहां पे रिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन बिना मिरर के हुआ, ठीक है। और जहां पे ये चीज याद रखना, जहां पे एंगल आई जो होता है वो बड़ा हो जाता है किससे, एंगल सी से, तो उस केस में रिफ्रैक्शन रुक जाता है। आई होप आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लो कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या हुआ कि लाइट रे है, ठीक है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। डेंसर टू रेयरर जाने पे जनरली क्या होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो डेंसर टू रेयरर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कुछ, अब ये यहां जानी सीधी चाहिए थी लेकिन कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फर्स्ट केस क्लियर है। सेकंड केस में क्या हुआ, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जानी कुछ ऐसी चाहिए थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, कुछ इस तरीके से बेंड हो गई। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो मतलब सीधी जाने की बजाय लाइन ऑफ सेपरेशन पे ही टच करके जाने लगी, जहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब जहां पे गेजिंग, और इस केस को क्या बोलते हैं, गेजिंग इमर्जेंस। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे गेजिंग इमर्जेंस पॉसिबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। वही एंगल आई को हम वहां पे क्या बोलते हैं, एंगल सी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ कि हमने इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, अब इसके बाद कि वो गेजिंग इमर्जेंस को क्रॉस करके उसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे वापस घुस गई। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होती। जहां पे एंगल आई ग्रेटर हो जाता है एंगल सी से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ क्रिटिकल से, क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पे रिफ्रैक्शन रुक जाती है, वहां पे रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गाइस अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो, हाउ आर रेनबोज फॉर्म्ड। तो रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर, कि जो रेनबो क्या होता है वो एक आर्क होता है किसका, 7 कलर्स का, विजिबल इन द स्काई, जो कि विजिबल होता है स्काई में, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट, यानी कि वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, सन की लाइट की वजह से, यानी सन की जो लाइट होती है उसका डिस्पर्जन होता है, तब जाके एक जो ये होता है हमारा रेनबो वो फॉर्म होता है। भाई रेनबो क्या होता है, 7 कलर्स का, ठीक है। और याद रखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी क्या होता था, व्हाइट लाइट स्प्लिट होती थी किसमें, 7 कलर्स में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देखो, ठीक है। अब देखो बाय रेन ड्रॉप्स, और किसके थ्रू ये होता था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसके थ्रू होता था, रेन ड्रॉप्स के थ्रू। मैंने किसमें बताया था, प्रिज्म के थ्रू। और रेन ड्रॉप्स भी क्या एक तरीके से प्रिज्म का ही काम करेंगे, अब ध्यान दो। इन एटमॉस्फेयर द रेनबो इज फॉर्म्ड इन स्काई, और जो रेनबो फॉर्म होता है स्काई के अंदर व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सन क्या हो रहा होता है, शाइन हो रहा होता है, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि देखो धूप और बारिश एक साथ हो रही है, तो अब उसी वजह से मतलब जो है रेनबो फॉर्म होता है। हाँ, वो रीजन यही होता है कि सन की जो लाइट होती है वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है, तब जाके रेनबो फॉर्म होता है। एंड इट इज रेनिंग, यानी कि सेम टाइम पे सूरज और बारिश दोनों एक साथ हो रही हो तभी जाके एक रेनबो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब देखो क्या होता है कि ये सन है, ठीक है, यहां से लाइट रे लाइट गई, बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से जैसे ही बारिश की बूंद पे व्हाइट लाइट टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा पहले, ठीक है। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से अंदर गई, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। अब वहां पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन होने के बाद वो वापस, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे होंगे, तो अब यहाँ पे वापस क्या होगा, अगेन डिस्पर्जन होगा, और डिस्पर्जन की वजह से वो 7 कलर्स में टूट जाएगी, जिस वजह से वो वापस रिफ्रैक्शन के थ्रू इसी तरफ पे क्या हो जाएगा, रेनबो फॉर्म हो जाएगा। आई होप क्लियर है, इतना क्लियर है, इसे समझ में आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट देखो अब, वाई डू स्काई अपीयर ब्लू, यानी कि जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर क्यों होता है? सो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स, की जो ब्लू लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है बाकी कलर्स से, बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्टर होती है। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? पता है ना, रेड की। हाँ, सो टाइनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन स्कैटर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो टाइनी, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो छोटी वेवलेंथ को मतलब हरा पाएंगे एक तरीके से। हाँ हाँ, हंस लो, ठीक है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर पाएंगे? छोटी वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स को स्कैटर कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा स्कैटर होता है, इस वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर जैसा दिखता है, ठीक है। अब भाई देखो, इस चीज को तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर मैं 5 साल के बच्चे को एक 20 साल के पहलवान से लड़वाऊं तो क्या लड़ लेगा? वो नहीं लड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब लड़ लेगा, लेकिन वही बात है कि मतलब बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको मतलब अगर वो उसे पुश करने को भी बोले तो सिंपली वो पुश भी ना कर पाए शायद, ठीक है। तो वही सेम चीज इसमें भी है कि अगर लार्जर वेवलेंथ आएगी तो वो उसे स्कैटर नहीं कर पाते पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो, व्हाट्स द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून और फ्रॉम स्पेस फॉर एस्ट्रोनॉट, कि जो एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस के अंदर, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहां से मून के लिए मून से स्काई का कलर कैसा होता है? तो अब देखो, अगर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है वो चांद पे गया, ठीक है, तो वो चांद पे गया, और चांद पे जाने के बाद क्या होगा कि वहां पे उसे स्काई तो दिखेगा भाई, वो क्या बोलते हैं, स्पेस तो और हर जगह पे है, तो वहां पे स्काई तो दिखेगा ही, तो वो स्काई का कलर कैसा दिखेगा? अब देखो, एटमॉस्फेयर स्पेस के अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे भाई, यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को, ठीक है। वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे क्योंकि वहां पे क्या है? पूरा वैक्यूम है। सो वैक्यूम की वजह से अब क्या होगा? नो एटमॉस्फेयर, यानी कि वहां पे क्या है? कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके पार्टिकल्स नहीं होंगे, और पार्टिकल्स नहीं होंगे इसका मतलब स्कैटरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स ही तो स्कैटर करते हैं लाइट को। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई कलर नहीं दिखेगा, और कोई कलर नहीं दिखेगा इसका मतलब क्या है? वो ब्लैक है। क्लियर है? एम आई क्लियर? आवाज नहीं आई? यस और नो? ठीक है गाइस, अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या है? व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम बाद में, पहले आते हैं थोड़े नीचे वाले क्वेश्चन। देखो ये जो है ना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन, इसका जब मैं ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा तो इससे वो काफी रिलेट करेगा, जिस वजह से आपको वो इजिली समझ आएगा। तो पहले इनको देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर्स, कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं उन्हें रेड कलर्स से क्यों बनाया जाता है? सिंपल बात है, मैंने अभी बताया था कि जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो अंधेरे में भी क्लियरली विजिबल होगा, उसी को हम यूज करेंगे। तो क्योंकि जो ये डेंजर सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि रेड जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से उसका यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू मोर वेवलेंथ, और बाकी की राम कहानी क्वेश्चन में से लिख लेना या खुद से लिख लेना। एजुकेटेड हो, थोड़े एजुकेटेड बनो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स स्लाइटली क्लोज्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस, कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है जो अर्थ के बाहर की जो बॉडीज होती हैं, जो स्पेस वाली बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत क्लोज क्यों होती है, मतलब इधर उधर क्यों होती है। नेक्स्ट इज व्हाट्स द रीजन बिहाइंड 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट। कहने का मतलब क्या है? देखो ये दोनों क्वेश्चन से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई सेलेस्टियल बॉडी हो या फिर सन हो, उनके बीच में 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट का रीजन क्या है? वो दोनों सेम ही होंगे, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, यही क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी आ सकता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। याद रखना ये दो क्वेश्चंस एक हैं ये वाले, ठीक है, सनराइज वाले 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट, और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है, ये एक है और ये वाला क्वेश्चन अलग है, लेकिन आंसर दोनों का मिलता जुलता सही है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। ये जो है, ये छोटा वाला जो गोला है ये हमारी अर्थ है, ये जो बड़ा वाला गोला है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम सेलेस्टियल बॉडी ले रहे हैं स्टार को, ठीक है, एक लाइन होती है हॉरिजन, ठीक है, जो बेसिक लाइन होती है। अब ध्यान दो कि अब क्या होगा, जैसे ही अब देखो स्टार क्या है? स्टार एक पॉइंट सोर्स है, वहां से लाइट आना स्टार्ट हुई, वहां से एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइट आई, जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में लाइट आई, अब पूरा वैक्यूम है तो रेयर मीडियम हो गया, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू स्पेस वैक्यूम से थोड़ी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहां पे वो मीडियम कैसा हो गया? थोड़ा डेंसर हो गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हमारा डेंसर मीडियम हो गया एज कंपेयर टू वैक्यूम, यानी कि स्पेस के कंपेरिजन में। सो अब क्या होगा,
अब ये अब बेंड होगी लाइट अगेन, क्योंकि भाई देखो रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, तो बेंड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो बेंड होगी। तो यहाँ पे लाइट क्या हुई, यहाँ पे लाइट क्या हुई, बेंड हुई। और जैसे ही बेंड हुई, अब ध्यान दो, बेंड हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, इसको अगर ले लो ये, ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से, तो कायदे से जानी ऐसे चाहिए थी भाई, देखो ये हो गया ये, ठीक है, और यहाँ से कायदे से जानी कुछ ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो बेंड करी, जैसे वो बेंड करेगी अब हमें क्या दिखेगा कि जो एक्चुअल में लाइट है वो हमें थोड़े ऊपर वाले सोर्स से आती हुई लगेगी, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी नीचे होगी, लेकिन हमें लगेगा कैसा कि वो थोड़ी ऊपर से लाइट आ रही है। तो भाई देखो एक्चुअल पोजीशन ये है, यहाँ से ऐसे आई, अब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट थोड़ी सी ऐसे बेंड होगी, जैसे वो नीचे की तरफ बेंड होगी मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि ऊपर से लाइट आ रही है, जबकि एक्चुअल में लाइट कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से, ठीक है। तो ये होगी उसकी क्या एक्चुअल पोजीशन, जबकि ये जो ऊपर वाली पोजीशन होगी ये क्या होगी उसकी एपरेंट पोजीशन। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, ठीक है। अगेन याद रखना, रिफ्रैक्शन की वजह से रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड करेगी, बेंडिंग की वजह से लगेगा कि लाइट ऊपर से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। बस दिस इज द आंसर, ठीक है। और यही सेम सनराइज के वक्त भी होता है कि हॉरिजन से नीचे होता है सन, ठीक है, हॉरिजन से नीचे होता है सन। सो जैसे ही वो हॉरिजन को टच करता है, अब क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट आ रही है सन के थ्रू, अब रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाता है। तो एक्चुअल में सूरज अभी हॉरिजन के ऊपर नहीं आया होता, दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमें लग क्या रहा होता है कि लाइट ऊपर से आ रही है, तो इस वजह से वो हमें लगता है कि सूरज उग चुका है, जबकि एक्चुअल में सूरज उगता है थोड़ा सा 2 मिनट बाद, उसके हॉरिजन से ऊपर आने के बाद थोड़ा टाइम में उठता है। मतलब एक्चुअल में हमें इस वजह से लगता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सिंपल जवाब है, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको याद रख लेना, ठीक है। इस आंसर को लिखना, मतलब लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं पे भी कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको काफी रिलेट करना, किसको, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। स्टार्स ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, इसको थोड़ा ध्यान से रिलेट करना है इससे। अभी बताऊंगा मैं कैसे रिलेट करना है, पहले चुपचाप देखो कि स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, की स्टार्स क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, एक छोटे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। सिंगल रे, यानी कि ऐसा लगेगा क्योंकि भाई दूर है तो पॉइंट सोर्स की तरह होते हैं, और ऐसा लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट से क्या आ रही है, एक सिंगल रे आ रही है, ठीक है। अब क्या है, सिंस द प्लैनेट्स आर क्लोजर, जबकि स्टार्स के कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमसे करीब होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो वो हमें बड़े दिखेंगे। सो दे अपीयर मच बिगर, तो जो चीज पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है, चाहे वो एक्चुअल में भले ही छोटी हो, ठीक है। सो वो हमें क्या लगेंगे, बड़े दिखेंगे। एंड द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम मोर देन 1 पॉइंट, और जो चीज पास होती है वहां पे हमें क्या लगेगा कि एक से ज्यादा पॉइंट से लाइट आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिमिंग इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट इज नलिफाइड, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से आ रही होती है तो वो सब एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, ठीक है, जीरो कर देते हैं एक तरीके से, बाय ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से होता है। यानी कि एक तरीके से अब मल्टीपल सोर्सेज से लाइट आ रही है तो मुझे तो लगेगा ना कि वो पूरी बॉडी एक ही है, तो इस वजह से वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, और इसका रीजन ये भी होता है कि वो स्कैटर नहीं कर पाते उतना, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द अदर पॉइंट्स हेंस कमिंग फ्रॉम अदर पॉइंट हेंस प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो इस वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। देखो ये हो गई थ्योरी, ठीक है, भाड़ में जाने दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, और ये वाली लाइन अभी पढ़ेंगे, ध्यान देना। ये स्टार है, यहां से सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिलेट करो इस चीज को इससे, ठीक है, कि सिंगल पॉइंट से लाइट आई, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब यहां से जैसे रिफ्रैक्शन हुआ, अब ध्यान देना, हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से एयर जो होती है वो मूव करती रहती है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो जब एयर कंटिन्यूअसली मूव करेगी तो ये जो रे ऑफ लाइट का जो पाथ हुआ वो हमें इस तरीके से कुछ वेव करता हुआ दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ वेव करता हुआ दिखेगा, और इसी वेव की वजह से वो अपनी पोजीशन से हमें बार बार
इस तरीके से फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो फ्लक्चुएशन मतलब होता है बेसिकली कि अपनी पोजीशन से बार बार इस तरीके से फ्लिकर करता हुआ, ठीक है, समझ गए। मतलब एक तरीके से लाइट जलती बुझती रहती है, वो पुरानी मूवीज में तो देखा है कि लाइट आती चली जाती है, ठीक है ना, वो मतलब फ्लिकर करने लग जाती है जैसी आत्मा वात्मा आती है, तो ठीक है। तो वही सेम चीज कि फ्लक्चुएशन ऑफ इट्स पोजीशन, की पोजीशन मतलब स्टार की फ्लक्चुएशन उसकी पोजीशन में यानी ऊपर नीचे होना बार बार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो गाइस यहां पे हमारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। सो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करो और उस कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब ऑल द वेरी बेस्ट।